हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग मुगलों की राजपूत नीति इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि मुगल जो थे वो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित थे और इस क्रम में वे क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियों को अधीनस्थ बनाते हुए एक सशक्त केंद्रीय राज्य की स्थापना करना चाहते थे। जो राजपूताना क्षेत्र था, जो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के क्षेत्रों में फैला हुआ था, उसको बसवर्ती बनाए बिना मुगलों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन राजपूतों के प्रति मुगलों, विशेष करके अकबर ने एक विशिष्ट नीति का प्रतिपादन किया और जहांगीर तथा शाहजहां ने लगभग इसी नीति का अनुसरण किया। औरंगजेब ने इस नीति को उलटते हुए राजपूतों के प्रति आक्रामक नीति का अनुसरण किया और मुगल साम्राज्य के विघटन में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह उपस्थित होता है कि अकबर ने आखिर विशिष्ट राजपूत नीति का प्रतिपादन क्यों किया। इसकी पृष्ठभूमि में कौन से कारण अंतर्निहित थे। तो अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति विशिष्ट नीति के प्रतिपादन की पृष्ठभूमि में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अंतर्निहित थे, जैसे राजपूताना क्षेत्र का आर्थिक महत्व, राजपूताना क्षेत्र का सामरिक महत्व, राजपूतों का राजनीतिक महत्व और अफगानों एवं अन्य मुगल अमीर वर्गों की शक्ति को प्रतिसंतुलित करने में राजपूतों की भूमिका। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कारण हैं, जिसके लिए अकबर ने एक विशिष्ट राजपूत नीति का प्रतिपादन किया। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले राजपूताना क्षेत्र का आर्थिक महत्व क्या था। तो राजपूताना क्षेत्र जो था वह खनिज संसाधनों, विशेष रूप से तांबा, जस्ता तथा सीसा तथा संगमरमर जैसे कीमती पत्थरों से समृद्ध था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी तट के जो समुद्री बंदरगाह थे, उनके लिए व्यापारिक मार्ग इन्हीं क्षेत्रों से होकर गुजरते थे, जो वर्षा काल में भी अन्य मार्गों की तुलना में अप्रभावित रहते थे। इस प्रकार यह क्षेत्र जो है आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र था और इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना अनिवार्य था। आगे बढ़ते हैं। अब राजपूताना क्षेत्र के सामरिक महत्व को देखें। तो राजपूताना का पूर्वी क्षेत्र जो था वह विंध्य उच्च भूमि का हिस्सा था तथा मेवात के मैदान से संपूर्ण मध्य भारत पर नियंत्रण रखा जा सकता था। इसके अतिरिक्त दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र था और दिल्ली का निकटवर्ती क्षेत्र होने के कारण इस पर नियंत्रण स्थापित किए बिना अन्य क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार करना असंभव था। अतः अकबर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हेतु राजपूताना पर नियंत्रण किया जाना अनिवार्य था। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि राजपूताना का क्षेत्र जो था उसका सामरिक महत्व था, लेकिन राजपूतों का भी अपना एक राजनीतिक महत्व था। तो आइए इस पर चर्चा करें। तो राजपूताना के सामरिक महत्व को देखते हुए इस पर नियंत्रण तो अनिवार्य था, लेकिन राजपूतों के राजनीतिक महत्व को देखते हुए उनकी उपेक्षा करना मुगलों के लिए आसान नहीं था, क्योंकि लगभग 300 वर्षों के तुर्क अफगान शासन के बावजूद इन्हें दबाया नहीं जा सका था
सल्तनत के विघटन काल में यह पुनः सक्रिय होकर के दिल्ली पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हिंदुओं के राजनीतिक नेता होने के कारण इनका समर्थन हासिल कर मुगल अपने सामाजिक पृष्ठाधार में वृद्धि कर सकते थे, क्योंकि मुगलों को विदेशी राज्य माना जाता था। आगे बढ़ें। अब अगला महत्वपूर्ण कारण था अफगानों एवं अन्य मुगल अमीर वर्गों की शक्ति को प्रतिसंतुलित करने में राजपूतों की भूमिका। जैसा कि आप सबों को पता है कि अफगानों एवं मुगल अमीर वर्गों अर्थात ईरानी, तुरानी, उज़्बेकों और यहाँ तक कि अकबर के रिश्तेदार भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। इनसे अकबर के शासन को चुनौती मिल रही थी। इनकी शक्ति को प्रतिसंतुलित करने के लिए राजपूतों का उपयोग किया जा सकता था। ऐसी स्थिति में यदि राजपूतों को मित्र बना लिया जाता, इन विद्रोही अमीर वर्गों को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हो सकती थी। इस प्रकार उपरोक्त कारणों की पृष्ठभूमि में ही मुगलों, विशेष करके अकबर ने राजपूतों के संदर्भ में एक विशिष्ट नीति का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ें। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न मुगल शासकों की राजपूतों के प्रति नीति क्या रही। तो सबसे पहले बाबर एवं हुमायूं को देख लें। तो अपने अल्पकालीन शासनावधि में बाबर एवं हुमायूं राजपूतों के प्रति किसी विशिष्ट नीति का प्रतिपादन नहीं कर सके थे। बाबर ने 1527 में खानवा युद्ध में राणा सांगा को तथा 1528 में मेदिनी राय को परास्त कर राजपूतों के दिल्ली पर अधिकार की संभावना समाप्त कर दी थी। बाबर ने हुमायूं की शादी एक राजपूत राजकुमारी से भी किया तथा सेना में राजपूतों की भर्ती भी की थी, परंतु यह किसी सुविचारित नीति का अंग नहीं था। इसी प्रकार हुमायूं ने मेवाड़ के कर्णावती की सहायता का प्रस्ताव ठुकरा करके राजपूतों से मैत्री का अवसर खो दिया, जब कर्णावती ने गुजरात के बहादुर शाह के विरुद्ध हुमायूं से सहायता की मांग की थी। अकबर। अब अकबर ने राजपूतों के प्रति एक विशिष्ट नीति का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत राजपूतों को मित्र बनाने एवं इनका सहयोग प्राप्त करने की नीति अपनाई गई। दूसरा कि इसके अंतर्गत युद्ध के द्वारा या फिर शासकों की स्वैच्छिक सहमति से उनको अधीनता स्वीकार करवाकर वार्षिक कर एवं नजराना प्राप्त कर उन्हें आंतरिक प्रशासन की छूट दी गई। इसके अतिरिक्त शासकों एवं सरदारों को मनसब प्रदान कर प्रशासनिक व्यवस्था का अंग बना लिया गया। शासकों की स्वैच्छिक सहमति से वैवाहिक संबंधों द्वारा मित्रता संधियों को भी पुष्ट किया गया। इस नीति के द्वारा राजपूतों को पूर्णतः अधीनस्थ बना करके जागीरदार की श्रेणी में ला दिया गया, क्योंकि इनके राज्य को वतन जागीर कहा गया। उत्तराधिकार संबंधी मामलों में सम्राट दखल दे सकता था। रियासतों के महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार कर अकबर ने इनके विद्रोह की संभावना को भी समाप्त कर दिया। कुछ विद्वानों की राय में राजपूतों को वशवर्ती बनाने के लिए ही अकबर ने उदार धार्मिक नीतियों का प्रतिपादन किया था, परंतु इसी अवधि में उसने कुछ कट्टरपंथी फरमान भी जारी किए थे। पुनः अधिकांश रियासतों ने 1568 में चित्तौड़ के पतन और 1574 में हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, जब मुगल प्रतिरोध की राजपूत शक्ति समाप्त हो गई थी। जैसा कि आप सबों को पता है कि मेवाड़ के जो राणा प्रताप थे वो मुगलों का जबरदस्त प्रतिरोध किए थे। यह एक शक्तिशाली राज्य था और जब 1574 में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विजय हुई तो उसके बाद ही अधिकांश राजपूत रियासतों ने अकबर के साथ संधि की थी।
अतः इसमें उदार धार्मिक नीतियों की भूमिका साबित नहीं होती है। वैसे अकबर की धार्मिक नीतियों से संबंधित एक अध्ययन सामग्री मैं अलग से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत आम्बेर जैसी रियासतों ने स्वैच्छिक रूप से अकबर की मित्रता संधि स्वीकार कर ली। मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर, ये जो रियासतें थी, इन्होंने युद्धों के बाद अधीनता स्वीकार की और इनसे भी सम्मानजनक संधियां की गई। मेवाड़ ने 2 युद्धों के बाद भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अब हम देखेंगे कि जहांगीर के काल में क्या स्थिति थी। तो जहांगीर ने भी अकबर की नीतियों का ही अनुसरण किया था। इसके काल में मेवाड़ की विजय की गई, परंतु बिना किसी प्रतिशोधात्मक कार्यवाही किए उससे भी समानता की संधि की गई। मेवाड़ के साथ संधि जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बीकानेर रियासत के शासकों को जहांगीर ने टीका प्रदान किया और यह इस बात का परिचायक था कि राजपूत जो हैं वो मुगलों के अधीनस्थ हैं। आगे बढ़ें। शाहजहां के काल में देखें तो शाहजहां के काल में अकबर की नीति से विचलन प्रारंभ हुआ। इसका कारण था कि इसके काल में संपूर्ण राजपूताना मुगलों के अधीन आ चुका था तथा अब साम्राज्य विस्तार दक्कन में हो रहा था, दक्षिण भारत में। अतः प्रशासन में दक्कनियों एवं मराठों की प्रमुखता से नियुक्ति हो रही थी। इस प्रकार राजपूतों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करने की प्रथा लगभग समाप्त हो गई शाहजहां के काल में। शाहजहां ने राजपूतों से वैवाहिक संबंधों को भी समाप्त कर दिया, परंतु फिर भी राजपूतों का सहयोग मुगलों को पूर्ववत मिलता रहा। पहले जैसा राजपूत मुगलों के सहयोगी रहे शाहजहां के काल में भी। औरंगजेब ने अकबर की नीति को उलटते हुए राजपूतों के प्रति आक्रामक नीति अपनाया। इसका कारण संभवतः यह था कि मारवाड़ के यशवंत सिंह और मेवाड़ के जय सिंह जो शक्तिशाली राजपूत रियासतें थी, ये मेवाड़ और मारवाड़, उन्होंने उत्तराधिकार का जब युद्ध हुआ शाहजहां के अंतिम समय में, तो प्रारंभ में ये दोनों औरंगजेब के प्रतिद्वंदियों का इन दोनों ने साथ दिया था, जिसके कारण औरंगजेब इनके प्रति सशंकित था। हालांकि बाद में उन्होंने औरंगजेब का ही समर्थन किया था। तो सशंकित होने के कारण औरंगजेब ने जो राजपूतों की प्रतिनीति थी अकबर के समय से जो चली आ रही थी, उसको उलटते हुए राजपूतों के विरुद्ध आक्रामक नीति का अनुसरण किया था औरंगजेब ने। आगे बढ़ें। अतः औरंगजेब ने राजा जसवंत सिंह के मृत्यु उपरांत मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। नतीजतन दुर्गादास के नेतृत्व में राठौरों ने विद्रोह कर दिया और मुगल राजपूत संघर्षों की शुरुआत हो गई। मेवाड़ ने भी मारवाड़ से पारिवारिक संबंधों के कारण औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। औरंगजेब के अंत तक राठौरों का विद्रोह चलता रहा और इन्हें दबाया नहीं जा सका। मेवाड़ तथा मारवाड़ से युद्ध करते हुए औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक की भांति आचरण किया एवं कट्टरपंथी फरमान भी जारी किए। यद्यपि अन्य राजपूत शासकों का समर्थन औरंगजेब को मिलता रहा, परंतु इनका राजनीतिक महत्व मेवाड़ और मारवाड़ की तुलना में नगण्य था। तो इस प्रकार मारवाड़ और मेवाड़ से औरंगजेब ने संघर्ष छेड़ करके राजपूत मुगल संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। आगे बढ़ें। अब हम लोग मुगलों की राजपूत नीति का एक मूल्यांकन करते हैं। तो अकबर द्वारा प्रतिपादित राजपूत नीति उसके उद्देश्यों में पूर्ण रूपेण सफल रही। इससे राजपूत रियासतों को भी लाभ हुआ। जैसे
एक केंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली से जुड़ जाने के कारण रियासतों के बीच व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित संघर्ष समाप्त हुए। जैसा कि आपको पता है कि राजपूत रियासतें आपस में संघर्षरत थे, तो जब ये मुगलों के साथ एक राजनीतिक प्रणाली से जुड़ गए तो उनके बीच का जो व्यक्तिगत स्वार्थ से जो संघर्ष होते थे वे संघर्ष समाप्त हुए, जिससे राजपूताना क्षेत्र में शांति स्थापित हुई एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिला। दूसरा कि मनसबदारों के रूप में राजपूत संपूर्ण भारत में फैल गए, जिससे इनका मानसिक क्षितिज जो है वह विस्तृत हुआ। परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य की प्रवृत्ति से सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया भी प्रोत्साहित हुई। इस प्रकार समग्र रूप से दोनों पक्षों, विशेष करके मुगलों को काफी लाभ हुआ। राजपूतों के नेतृत्व में साम्राज्य विस्तार एवं विद्रोहों पर मुगल नियंत्रण करने में सफल रहे। आगे बढ़ते हैं। फिर भी औरंगजेब ने अकारण ही मारवाड़ एवं मेवाड़ से दुश्मनी मोल ले ली। राजपूत विद्रोहों का ही परिणाम हुआ कि औरंगजेब दक्कन में मराठों के प्रति ध्यान नहीं दे सका और दक्कन में मराठे सुदृढ़ हो गए। मेवाड़ एवं मारवाड़ काफी प्रभावशाली राज्य थे और इनके विद्रोह से निश्चित रूप से मुगल शासन का आधार प्रभावित हुआ। यद्यपि बाद के शासकों ने इनसे संबंध सुधारने के प्रयास किए, परंतु इन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका और स्वतंत्र राजपूत राज्यों का निर्माण हो गया। अगर राजपूतों पर इस नीति के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए तो इस नीति से राजपूतों को हानि भी हुई। जैसे प्रथम कि उन्होंने स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दावे को छोड़ दिया तथा वे अपने व्यक्तिगत हितों एवं स्वार्थों की सुरक्षा में लग गए। दूसरे, मुगलों से अपनी रक्षा का आश्वासन प्राप्त कर वे निश्चिंत हो गए, जिसका कुप्रभाव उनकी क्षमता पर भी पड़ा। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर ने राजपूतों को शासन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में इस्तेमाल करने में सफलता पाई। औरंगजेब ने इसके विपरीत राजपूतों को विद्रोही बना दिया, जिसके कारण सीमित अर्थों में ही सही मुगल शासन की आधारशिला डगमगा गई। बाद के मुगल शासक बिगड़ती स्थिति पर नियंत्रण रखने में विफल हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, इस अध्ययन सामग्री का उपयोग करते हुए आप मुख्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।